साइक्लोनॉइड स्पंज, साइफा या साइकॉन, फाइलम पोरिफेरा के अंतर्गत टाइप स्टडी में साइक्लोनॉइड स्पंज, साइफा या साइकन का अध्ययन किया जाता है। संघ पोरिफेरा के अंतर्गत प्रिमिटिव बहुकोशिकीय प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है। इन प्राणियों को स्पंज कहा जाता है। सामान्यतः इन जंतुओं के शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों की उपस्थिति के कारण इन्हें छिद्रदेही कहा जाता है, क्योंकि इसकी देह भित्ति में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो इनकी दैनिक मूल क्रिया की मूल संरचना है। स्पंजों का शारीरिक संगठन कुछ ऐसे लक्षणों को दर्शाता है जो मेटाजोआ प्राणियों के अन्य समूहों में भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं पाए जाते हैं। विशेष रूप से इसकी कोशिकाओं के प्रकार, संपूर्ण आकार की और इसकी तुलना अन्य मेटाजोआ के सदस्यों से नहीं की जा सकती। स्पंजों में बहुकोशिकीय प्राणियों की अकेली पृथक शाखा पैराजोआ आती है। उस पैराजोआ में स्पंजों को रखा जाता है, जबकि अन्य सभी बहुकोशिकीयों को मिला करके यूमेटाजोआ में रखा जाता है। स्पंजों में जो सबसे सरलतम प्रकार का स्पंज होता है, उसमें पाए जाने वाला नालतंत्र एस्कोनॉइड प्रकार का नालतंत्र होता है। एस्कोनॉइड प्रकार के नालतंत्र की संरचना सरलतम होती है। इसके शरीर भित्ति में वलन नहीं पाए जाते हैं। अन्य स्पंजों के शरीर के अपेक्षा इसके शरीर के संगठनों में वलनों के बनने पर इसकी शरीर की गुहिका स्पंजोसील के परिणाम में कमी आ जाती है। शरीर भित्ति में होने वाले वलन से सबसे पहले बनने वाली जो नालतंत्र की अवस्था है वो साइक्लोनॉइड प्रकार की स्पंजों में पाई जाती है। साइक्लोनॉइड स्पंजों में साइफा या साइकन और ग्रेन्सिया आता है। जिस साइफा का हम अध्ययन करेंगे वो साइका में साइक्लोनॉइड प्रकार का नालतंत्र पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति ल्यूकोसोनिलिया में पाए जाने वाले एस्कोनॉइड प्रकार के नालतंत्र की देह भित्ति में वलन बनने के कारण होती है। साइफा या साइकॉन को सामान्यतः कलश स्पॉन्ज कहा जाता है, क्योंकि यह कलश के आकार का होता है। इस स्पंज के सिर पर मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स की झालर पाई जाती है, इसलिए एक क्रीट का निर्माण करती है। इसलिए क्रीट स्पंज या क्राउन स्पंज भी कहा जाता है। ग्रेन्सिया इसी जीनस के साथ में आने वाला यूरोपीय जीनस है, जिसमें कॉर्टेक्स का अभाव होता है। ये साइफा से थोड़ा भिन्न होता है। साइफा की जो प्रमुख स्पीशीज वो पाई जाती है वो है साइफा कोरोनेटा, साइफा सीलिएटम, साइफा एलिगेंस और साइफा लिग्युला है। वर्गीकृत पोजीशन को यदि हम देखें इसकी, तो संघ पोरिफेरा, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हेटेरोसिल्ला, फैमिली साइसिटिडी और जीनस साइफा या साइकन इसके अंतर्गत आता है। आवास साइफा समुद्रवासी स्पंज है। यह समुद्र के अधिकांश प्रदेशों में मिलता है। उत्तरी अटलांटिक तलों में यह अधिक पाया जाता है। साइफा अकेला रहने वाला होता है। मुकुलन के माध्यम से इसमें नई नई ब्रांचें फूट करके ये निवेह का निर्माण करता है। ये समुद्र के तटों के निकट उथले हुए आंशिक रूप से डूबी हुई चट्टानों पर पाया जाता है। ये उन स्थानों पर जहाँ समुद्र की लहरें अत्यंत तीव्र नहीं होती है, निम्न ज्वार के स्तर तक यह भली भांति पनपता हुआ देखा जा सकता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की यदि हम बात करें बाह्य आकार की, साइफा या साइकन का शरीर एक फूलदान के आकार का है। इसकी लंबाई 1 से 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 6 मिलीमीटर व्यास का यह सिलेंडर या बैलून होता है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। आधार तल पर चिपकने के लिए इसमें एक सबस्ट्रेटम पाया जाता है। सबस्ट्रेटम से कई मुकुल्स निकलती है, जो ल्यूकोसोनिलिया के भांति एस्कोनॉइड स्पंजों की भांति अधिक फैली हुई नहीं होती है। इसके स्वतंत्र सिरे पर ऑस्क्यूलम पाया जाता है। हेलो, नमस्ते सर। हाँ सर, मैं सुनना भाषा कॉल कर रहा था, जरूरी काम। ये स्पंज का चित्र है। स्पंज के शरीर में चित्र में यदि हम देखें तो नीचे की ओर एक सबस्ट्रेटम होता है। उस सबस्ट्रेटम से
ऊपर की ओर लगे हुए बेलन के आकार के सिलेंडर पाए जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे स्पिक्यूल्स होते हैं। इन स्पिक्यूल्स को डर्मल ओस्टिया कहा जाता है। डर्मल ओस्टिया से बना हुआ यह बेलन के दूरस्थ सिरे पर ऑस्क्यूलम पाया जाता है। ऑस्क्यूलम के ऊपर मोनोऑक्सिल स्पिक्यूल्स की फ्रिंज पाई जाती है। इसी को किरीट कहा जाता है। इसी के कारण इसको कोरोना स्पंज या मुकुट स्पंज भी कहा जाता है। स्पंज के सिर की सतह पर नियमित रूप से बहुभुजीय उपहार निकले होते हैं। इन बहुभुजीय उपहार पर समान प्रकार की कंटिका निकली होती है। इन कंटिकाओं को ऑक्सियोट्स कहते हैं। ये ऑक्सियोट्स मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स की होती है। पूरा का पूरा शरीर इसका कांटेदार प्रतीत होता है। इसमें बहुभुजीय उपहार एक दूसरे से गहरी एक बहुभुजीय उपहार दूसरे बहुभुजीय उपहार से गहरी खांचों के द्वारा प्रकट होते हैं। इन खांचों में ही ओस्टिया पाए जाते हैं। यह ओस्टिया अंदर की ओर स्पॉन्जोसील में या पैरागैस्ट्रिक कैविटी या एंट्रियम के तंत्र के द्वारा खुलते हैं। साइफा में पाई जाने वाले नाल तंत्र के बारे में यदि हम देखें तो इसकी जो बॉडी वाल होती है उसमें वलन बनने के कारण थोड़ा मोटा हो जाता है। यदि हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में इस साइफा को देखें तो ये साइफा की बॉडी वाल है। इस बॉडी वाल में अनेक उंगली नुमा ये प्रवर्त पाए जाते हैं। एक प्रवर्त अंदर से बाहर की ओर, दूसरा बाहर से अंदर की ओर। ये इस प्रकार के जो है वलन इसमें पाए जाते हैं। इस बाहर वाले वलन में डर्मल ओस्टिया खुलता है। डर्मल ओस्टिया से आता हुआ पानी सेल इनकरेंट कैनाल में चला जाता है। इस प्रकार वलनों को बनने से इसमें दो प्रकार की नालें बन जाती है। एक तरफ होती है इनकरेंट कैनाल और दूसरी होती है रेडियल कैनाल। इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, इनकरेंट, रेडियल। ठीक इसी को इस चित्र में टीएस में देखा जाता है। ये इनकरेंट कैनाल है, ये रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल है। रेडियल कैनाल स्पंजोसील की ओर खुलती है और रेडियल कैनाल के स्पंजोसील की तरफ खुलती है तो वहाँ पर एक क्षेत्र पाया जाता है और उसको प्रोसोपाइल कहता है। ये रेडियल कैनाल और इसका अपर्चर ये प्रोसोपाइल है। इसका प्रोसोपाइल ये है रेडियल कैनाल का। और इस स्पंजोसील में जब खुल जाती है तो स्पंजोसील दूरस्थ सिरे पर एक बड़े छिद्र के द्वारा और बड़े ओस्टिया के द्वारा खुलती है, जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। और ऑस्क्यूलम के चारों मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स की झालर पाई जाती है। टीएस में भी यदि हम देखें तो यह बाहर का डर्मल ओस्टिया है। यहाँ से इनकरेंट कैनाल, इंटरव्यू कैनाल से प्रोसोपाइल है और प्रोसोपाइल से ये रेडियल कैनाल है। रेडियल कैनाल से ये वाली क्रिया स्पॉन्जोसील है। ये स्पॉन्जोसील जो होती है एपोपाइल्स के द्वारा स्पॉन्जोसील में खुलती है। रेडियल कैनाल एपोपाइल्स के द्वारा स्पॉन्जोसील, रेडियल कैनाल एपोपाइल्स और स्पॉन्जोसील, इस प्रकार से यह इसमें खुलती है। अब यहाँ पर बात करें हम तो इसके बाहर के शरीर के ऊपर की ओर डर्मल एपिथेलियम पाई जाती है और डर्मल एपिथेलियम पिनेकोसाइट सेल्स की बनी होती है। तो ये बाहर की जो पिनेकोडर्म है वो एक्सोपिनेकोडर्म कहलाती है। किंतु इनकरेंट कैनाल में भी पिनेकोडर्म कंटिन्यूस रहती है। इनकरेंट कैनाल की पिनेकोडर्म को एंडोपिनेकोडर्म कहा जाता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीसेनकाइम पाई जाती है। मीसेनकाइम के बाद एंडोडर्म जो आती है। रेडियल कैनाल में एंडोडर्म जो है कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती है। यह इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल नामक अपर्चर के द्वारा रेडियल कैनाल में खुलती है। रेडियल कैनाल एपोपाइल्स के द्वारा अपर्चर द्वारा स्पंजोसील में खुलती है, जो ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर की ओर खुल जाती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें होती है। नाल तंत्र की यदि हम बात करें कैनाल सिस्टम की तो साइफा में नाल तंत्र जो होता है उसको अनेक छिद्रों और नालों से मिलकर का शरीर में पाए जाने वाला एक जटिल तंत्र होता है, जिसे नाल तंत्र कहा जाता है। नाल तंत्र को कैनाल सिस्टम या एक्विफेरस सिस्टम भी कहा जाता है। बॉडी वाल के बाहर की ओर की एक्टोडर्म जो है पिनेकोडर्म कोशिकाओं से बनी होती है और अंदर की ओर की एंडोडर्म की कोशिकाएं कोएनोडर्म नामक कोएनोसाइट सेल से बनी होती है, इसलिए कोएनोडर्म कहलाती है। पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच मेसोकाइम या मेसोहाइल का जिलेटिन स्तर होता है, जिसके माध्यम से यह चिपकी होती है। बॉडी वाल जो है उस बॉडी वाल में अनेक प्रकार के अंतर्वलनों के बनने के कारण
इन्वेजिनेशंस और इवेजिनेशंस के कारण इसमें इनकरेंट और रेडियल कैनाल्स का निर्माण हो जाता है। यदि हम इसके कैनाल सिस्टम को देखें तो इसमें सबसे प्रारंभिक इकाई के रूप में ऑस्टिया या डर्मल ऑस्टिया पाए जाते हैं, जो पोर मेम्ब्रेन के द्वारा पूरे के पूरे शरीर पर फैली हुई मेम्ब्रेन्स होती है। इन पोर मेम्ब्रेन्स के बाद में ऑस्टिया जो होता है उसके चारों ओर पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन सेल्स है वो मायोसाइट सेल्स होती है, और मायोसाइट सेल्स के संकुचन या विकुंचन के कारण ऑस्टिया के व्यास में बारी बारी से कमी या वृद्धि हो जाती है। ऑस्टिया अंदर की ओर इनकरेंट कैनाल में खुलता है, जो ये ऑस्टिया है, मायोसाइट सेल्स, और ये अंदर की ओर इनकरेंट कैनाल में खुला है, ये इनकरेंट कैनाल है। इनकरेंट कैनाल की जो दीवार है वो भी पिन्नुकोसाइट सेल से बनी होती है, लेकिन ये पिन्नुकोसाइट एंडोपिन्नुकोडर्म कहलाती है। इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल्स नियर गेट्स के द्वारा रेडियल कैनाल में खुलती है। यहाँ लिख रखा है ये इनकरेंट कैनाल, और ये वाला अपर्चर जो है प्रोसोपाइल्स कहलाता है, इसके द्वारा रेडियल कैनाल में खुलती है। रेडियल कैनाल में कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती है करके कोइनोडर्म का निर्माण करती है। ये कोइनोडर्म के जो कसाब है उनके स्पंदन के कारण जल की धारा उत्पन्न होती है, और रेडियल कैनाल एपोपाइल्स या डिस्टेंस द्वार के द्वारा स्पॉन्जोसेल में खुलता है। ये सेल्यूलर लेवल का डायग्राम है, लेकिन हम पिन्नुकोसाइट्स को देख चुके हैं। प्रोसोपाइल्स मैंने आपको बता दिया है, रेडियल कैनाल बता दी, कोइनोसाइट्स के द्वारा आश्रित होती है, चैम्बर होता है, और कोइनोसाइट सेल्स के स्पंज गुहा के बाद हम जब एपोपाइल्स के बारे में बता दिया, स्पंजोसील भी बता दिए मैंने आपको कि स्पंजोसील जो होती है वो दूरस्थ सतह पर एपोपाइल्स के द्वारा बाहर की ओर खुलती है, और बाहर की ओर ये ऑस्कुलम के द्वारा खुलती है। ऑस्कुलम स्पंजोसील बाहर की ओर स्पंज गुहा द्वारा खुलती है, जो ऑस्कुलम जो है जल प्रवाह की दर को नियंत्रित करता रहता है स्पिनेक्टर के माध्यम से। इसमें विशेष संकुचनशील जो है कोशिकाएं पाई जाती है। अगर हम शारीरिक संगठन देखें, स्पंज के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं का शारीरिक संगठन देखें, तो बाहर की ओर की एक्टोडर्म जिसे हम पिन्नुकोडर्म कहते हैं वो पिन्नुकोसाइट सेल से बनी हुई होती है। अंदर की ओर की रेडियल कैनाल की कोइनोडर्म कोइनोसाइट सेल से बनी होती है। इसके बीच में मेसेनकाइम या मेसोहाइल पाई जाती है। इस मेसोहाइल में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो उसके पोषण संबंधित या पारस्परिक संबंधों को, पोषण क्रिया को पूर्ण करती है। ये एस्कोनोइड स्पंज जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी दोनों परतें ह्यूमेटा जो प्रणय की एक्टोडर्म और एंडोडर्म के समान नहीं होती है। यहाँ हम पिन्नुकोडर्म की बात करेंगे तो मैंने कहा पिन्नुकोडर्म जो सरफेस होती है वो एक्सोपिन्नुकोडर्म होती है, और जो स्पॉन्ज इनकरेंट कैनाल की जो गुहा होती है अंतर्वाही नालों की वो एंडोपिन्नुकोडर्म कहलाती है। पिन्नुकोसाइट से उन्नतार पिन्नुकोसाइट से जो है लंबी कोशिका होती है जिसमें एक सिरे पर लंबा सा केंद्र उभरा हुआ होता है, और ये संकुचनशील प्रकृति होती है। यहाँ कोशिकाओं का डायग्राम देखा होगा तो नीचे हम इसकी कोशिकाओं को देख लेंगे। पिन्नुकोडर्म के बाद में ये जहाँ पिन्नुकोडर्म में ऑस्टिया पाए जाते हैं, उन ऑस्टिया में पाई जाने वाली कोशिकाओं को पोरोसाइट्स कहते हैं, लेकिन डर्मल ऑस्टिया को निर्माण करने वाली सेल्स को मायोसाइट सेल्स कहा जाता है। पोरोसाइट सेल्स में इंट्रासेल्युलर प्रोसोपाइल्स पाया जाता है। ये दोनों सिरों पर खुली होती है, केंद्र जिसका परिधीय होता है। पोरोसाइट सेल्स केवल शिशु अवस्था में ही पाई जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर इसके जल प्रवाह की दर देखेंगे। स्पंज गुहा और ऑस्कुलम के बाद में मैं आपको जल प्रवाह की दर कर दिखाता हूँ। साइकोनॉइड प्रकार के स्पंज में जल की धारा डर्मल ऑस्टिया से प्रवेश करती है और इनकरेंट कैनाल में आ जाती है, जहाँ से प्रोसोपाइल के द्वारा अरिय नालों से एपोपाइल्स के द्वारा स्पंज गुहा में और स्पंज गुहा से ऑस्कुलम द्वारा बाहर की ओर। हिंदी में इसको कहें तो जल की धारा चर्मीय छिद्रों से अंतर्वाही नालों में, वहाँ से आगामी द्वारा से अरिय नालों से अपद्वारों के द्वारा स्पंज गुहा में, और वहाँ से ऑस्कुलम के द्वारा बाहर की ओर निकल जाती है। अब इसका कोशिकीय सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ना चाह रहे थे, और जिसके बारे में हम पिन्नुकोडर्म जो बारे में बात कर चुके हैं, पिन्नुकोसाइट सेल्स, पोरोसाइट सेल्स आपको बता दी है। ये सारी कोशिकाओं को हम देखें।
ये ए वर्ग कोशिका एक लंबी आकार की पिन्नेकोसाइट्स कोशिका है जो एक्सोपिन्नेकोडर्म और एंडोपिन्नेकोडर्म का निर्माण करने का कार्य करती है। दूसरी प्रकार की जो कोशिका है ये मायोसाइट सेल्स है जो डर्मल ओस्टिया को घेरे रहती है उसकी संकुचितशीलता का। ये सी वाली कोशिका पोरोसाइट सेल्स है जिसमें इंट्रासेल्युलर अपर्चर पाया जाता है। ये प्रोसोपाइल्स का निर्माण करने का कार्य करती है सी वाली सेल्स। डी वाली सेल्स जो है वो अमीबोसाइट प्रकार की कोशिका है, इसको थीसोसाइट सेल्स कहते हैं। ऐसी अमीबोसाइट जो भोज्य पदार्थों को एकत्रित करने का कार्य करती है उनको थीसोसाइट सेल्स कहते हैं। ई प्रकार की ये वाली कोशिका क्रोमोसाइट सेल है जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये स्क्लेरोब्लास्ट सेल है जो स्पीक्यूल्स का निर्माण करने का कार्य करेगी। ये स्पर्म कोशिका है, आई वाली स्पर्म कोशिका। ये एक प्रकार की आर्कियोसाइट सेल्स है। आर्कियोसाइट भ्रूणीय अविभजित कोशिकाएं होती है जो दूसरी किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभजित होने की क्षमता रखती है। आर्कियोसाइट से कोएनोडर्म भी निर्मित हो सकती है और पिन्नेकोडर्म भी निर्मित हो सकती है। यह कोलेनोसाइट्स कोशिका है श्लेष्मा का स्त्रावण करने के लिए। ये ओवम कोशिका है और ये कोइनोसाइट सेल्स है जिसमें कॉलर और फ्लैजिलंतर न्यूक्लियस पाए जाते हैं और लास्ट में ये ग्लैंड सेल्स है। तो साइफा की हिस्टोलॉजी में ए से लेकर एल तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल 12 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इन 12 को प्रकार की कोशिकाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में पाई जाती है। पहली प्रकार की कोशिका पिन्नेकोसाइट और पिन्नेकोडर्म के बारे में बात करती हमने। साइफा की जो अर्य नाल है उस अर्य नाल को आश्रित किए रखने वाली कोशिका को कोएनोडर्म कोशिका या कोएनोसाइट सेल कहते हैं जो कोएनोडर्म का निर्माण करती है। कोएनोस मतलब कीप होता है, काइटोस में सेल होता है, कीप के आकार की कोशिका होती है। ये गोलीय और अंडाकार आकार की कोशिका होती है। इसमें से एक फ्लैजिला निकला हुआ होता है। ये फ्लैजिला के उद्गम बलिफेरोब्लास्ट से होता है। बलिफेरोब्लास्ट और केंद्र के बीच में एक संरचना पाई जाती है जो राइजोप्लास्ट कहलाती है और यह केंद्र काय इसमें पाए जाने वाले काइनेटोसोम से जुड़ी हुई होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से यदि हम देखें तो ये कोशिका में जिस प्रकार के अंगक पाए जाते हैं उसी प्रकार के अंगक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। इसकी कॉलर की संरचना माइक्रोविलाइज से होती है। ये माइक्रोविलाइज स्पर्शकों के बने होते हैं और ये संकुचनशील होते हैं। पार्श्व संयोजकों के द्वारा भी ये स्पर्शक आपस में जुड़े हुए होते हैं किंतु इसका जो कसाब होता है उसमें 9+2 का प्रतिरूप पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मीसेनकाइम जो पिन्नेकोडर्म और कोएनोडर्म को जोड़ के चिपका के रखने वाली संरचना है वो मीसेनकाइम या मीसोहाइल कहलाती है। इसे मीसोफिलिया भी कहा जाता है। इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं, कोलेजन प्रोटीन, तंतु, तंत्रिकाएं और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। इसका स्त्रावण पिन्नेकोडर्म के द्वारा होती है। इसके अंदर कई प्रकार की अमीबा के समान संरचनाएं पाई जाती, कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें अमीबोसाइट्स कहते हैं। ये एक प्रकार की कॉलर कोशिका है, कोएनोसाइट सेल्स की कोशिका है जो कोएनोडर्म का निर्माण करने वाली कोशिका है। ये इसके माइक्रोविलाइज जो आपस में जुड़े हुए होते हैं कनेक्शंस के माध्यम से माइक्रोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स को कहा जाता है। इसके अंदर से जो बलिफेरोब्लास्ट होती है बेसल ग्रेन्यूल से एक फ्लैजिलम निकला हुआ है। बलिफेरोब्लास्ट से न्यूक्लियस की ओर जुड़े संरचना राइजोप्लास्ट या दिखाई देगी, ये इसका न्यूक्लियस है। बाकी ये साइटोप्लाज्म में बेसल बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस इसमें पाए जाते हैं। इस फ्लैजिला का काट के सेक्शन देखा तो जिस प्रकार सीलिया में 9+2 का अरेंजमेंट होता है, 9 पेरिफेरल डबलेट फाइबर और 2 सेंट्रल फाइबर होते हैं, उसी तरह का अरेंजमेंट इसमें होता है। और ये तो सारे प्रोटोप्लाज्मिक जो है टेंटिकल्स हैं इसके। हम बात कर रहे थे इसके मीसेनकाइम में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में सबसे इम्पोर्टेंट कोशिका आर्कियोसाइट्स कोशिका होती है। ये वाला डायग्राम आर्कियोसाइट्स कोशिका का है। ये आर्कियोसाइट्स कोशिका है जी वाली, ये आर्कियोसाइट कोशिका है। प्रत्येक आर्कियोसाइट कोशिका में एक स्पष्ट केंद्रक या प्रोमिनेंट केंद्रक पाया जाता है। आर्कियोसाइट कोशिका में कभी कभी एक कूटपाद निकला होता है, इसका केंद्रक स्पष्ट होता है। आर्कियोसाइट कोशिकाएं भोजन को इधर उधर ले जाने और उत्सर्जित पदार्थों को इधर उधर ले जाने का कार्य करती है।
इन कोशिकाओं में ये कोशिकाएं सर्वशक्तिमान यानी टोटीपोटेंट होती है। अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विविध होने की क्षमता पाई जाती है। इनसे अंडाणुओं शुक्राणुओं का निर्माण हो सकता है। आर्कियोसाइट्स कोशिकाओं में पाई जाने वाली टोटीपोटेंसी के कारण ही स्पंजों में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। रीजनरेशन की प्रक्रिया इसी के कारण होती है। फिर कोलोनोसाइट्स कोशिका होती है। ये इस कोलोनोसाइट कोशिका में शाखान्युत कूट पदार्थ पाए जाते हैं और बहुकेंद्र की जालिका सिंसिटिव नेटवर्क का निर्माण करती है। ये कोलोनोसाइट्स कोशिकाएं श्लेष्मा स्रावी होती है कोशिकाएं। क्रोमोसाइट्स कोशिकाएं जो होती है उसमें पॉलीपोडिया के रूप में सूडोपोडिया होते हैं, उंगली के समान कूटपाद होते हैं। इसमें वर्णक पाया जाता है क्रोमोसाइट्स में। थीसोसाइट्स में भी जो है लोब लाइक सूडोपोडिया होते हैं। थीसोसाइट सेल्स संचित भोज्य पदार्थों को एकत्रित करने का कार्य करती है। मायोसाइट सेल्स छिद्रों के या ओस्टियों के चारों ओर पाई जाने वाली फ्यूजिफॉर्म कोशिकाएं संकुचनशील पेशी कोशिकाएं हैं और इन मायोसाइट्स के द्वारा छिद्रों के परिणाम को या आकार को नियंत्रित किया जाता है। स्क्लेरोब्लास्ट विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं उसके संगठन की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार की हो सकती है। यदि वो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पीक्यूल का निर्माण करते हैं तो कैलिकोब्लास्ट, सिलिका के स्पीक्यूल का निर्माण करते हैं तो सिलिकोब्लास्ट और स्पंजन फाइबर का निर्माण करती है तो स्पंजोब्लास्ट कहलाती है। स्क्लेरोब्लास्ट को यदि हम वापस देखें तो ये वाली संरचना इसके स्क्लेरोब्लास्ट की है। ये स्क्लेरोब्लास्ट है। स्क्लेरोब्लास्ट बाद में विभाजित होकर के स्क्लेरोसाइट में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें एक अंदर की फाउंडर कोशिका और बाहर वाली थिकनर कोशिका कहलाती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ से स्क्लेरोब्लास्ट के बाद में ग्रंथिल कोशिकाएं हैं जो चिपचिपे पदार्थ का स्रावण करती है और उसी के माध्यम से शरीर तल पर लड़ी के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये ग्रंथिल कोशिकाएं जंतु को आधार तल पर चिपकाने में सहायक होती है। और लास्ट में जनन कोशिका होती है जिन्हें गैमेट सेल्स कहा जाता है। गैमेट सेल्स जो है इसमें अंडाणु और स्पर्म के आद्य कोशिकाओं के द्वारा रूपांतरित किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा माना जाता है अंडाणु या शुक्राणु जो है वो कोइनोसाइट से रूपांतरित होकर के बने हैं। अब बात आती है इसके कंकाल की। हमने पता है कि संघ पॉरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन है वो इसमें पाई जाने वाले कंकाल की प्रकृति के आधार पर होता है। और कंकाल जो है जिस संगठन का बना होता है, सिलिका का, कैल्शियम कार्बोनेट का या स्पॉन्जिलिन फाइबर का बना हो सकता है। इसके मेसेनकाइम में छोटी छोटी कैल्शियम की कंटिका पाई जाती है जो इसके एंडोस्केलेटन का निर्माण करती है और ये शरीर के कोमल अंगों को आलम्बन और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कंकाल करता है। बड़ी बड़ी कंटिकाएं जो होती है उनको मेगास्क्लेयर्स कहते हैं और छोटी वाली कंटिकाओं को स्पीक्यूल्स कहते हैं। साइफा में 2 प्रकार की कंटिका पाई जाती है। ये कंटिका इनकी अरों की प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। यदि कंटिका में एक ही अर पाई जाती है तो ऐसी कंटिका मोनोएक्सोन कहलाती है और दूसरी जो है यदि कंटिका में 4 अर पाई जाती है तो टेट्राएक्सोन। तो साइफा में मोनोएक्सोन और टेट्राएक्सोन एकाक्ष और समचतुहरीय कंटिका पाई जाती है। यदि एकाक्ष कंटिका को देखें तो यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। ये एकाक्ष कंटिका या मोनोएक्टिनल कंटिका है। एक कंटिका का जो उद्गम है ये सीधी दिशा में वृद्धि करती है। इसमें एक या दोनों दिशाओं में वृद्धि कर सकती है, तब यह द्विहरीय होगी। यह द्विहरीय मोनोएक्सोन स्पीक्यूल है। द्विहरीय मोनोएक्सोन स्पीक्यूल्स में की उत्पत्ति में जो है सबसे पहले इसकी उत्पत्ति स्क्लेरोब्लास्ट से होती है। तो उत्पत्ति को हम साथ में एक स्क्लेरोब्लास्ट के केंद्रक में विभाजन होकर 2 केंद्रकों का निर्माण करता है और दोनों केंद्रक 2 सेल के दोनों ध्रुवों की ओर दूसरे घनमन करते हैं और बीच में कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावण करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का स्पीक्यूल बन जाता है। इन 2 कोशिका दोनों बाहर की ओर खिंचती जाती है तो एक कोशिका इसकी फाउंडर सेल कहलाती है और दूसरी थिकनर सेल कहलाती है। इस प्रकार मोनोएक्सोन स्पीक्यूल के निर्माण में 2 कोशिकाएं भाग लेती है। यदि इसी तरह हमें टेट्राएक्सोन स्पीक्यूल का निर्माण करना हो तो वहाँ पर भी स्क्लेरोसाइट्स की 3 कोशिकाएं भाग लेगी। 3 कोशिकाओं के केंद्रकों में विभाजन होगा और 6 केंद्रक निर्मित हो जाते हैं। 6 केंद्रकों के सेंटर में कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल का स्रावण होगा जिसे टेट्राएक्सोन जो है स्पीक्यूल, ट्राइएक्सोन स्पीक्यूल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ट्राई रेडिएट स्पीक्यूल बन जाता है। इसके सेंटर में फाउंडर सेल और किनारे पर थिकनर सेल होती है। टेट्राएक्सोन स्पीक्यूल्स के एक करके नष्ट हो जाने पर ट्राई रेडिएट स्पीक्यूल का निर्माण होता है, ऐसा भी माना जाता है। ये मोनोएक्टिनल है, ये डाइएक्टिनल है, ये कर्व्ड सिग्मा स्पीक्यूल्स है, ये ट्राई रेडिएट स्पीक्यूल है, टेट्रा रेडिएट स्पीक्यूल है, ये ट्राई रेडिएट स्पीक्यूल्स की स्थिति इसमें दिखाई रहती है।
अब दूसरी जो है टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल्स की बात करें तो टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल्स में 4 अर्ध पाई जाती है। ये टेट्रा रेडिएट होता है। प्रत्येक अर्ध जो होता है उसमें 4 किरणें होती है। चारों किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में दिश रहती है। किसी एक अर्ध के नष्ट हो जाने पर ट्राएक्सोन अर्ध का निर्माण होता है। इसकी कंटिका के तीनों किरणों के बीच में जो कोण पाया जाता है वो समान प्रकार का होता है, तो ऐसी कंटिका रेगुलर कहलाती है। और कर्व्ड वाई आकार की होती है तो सैजिटल आकार या टी आकार की कंटिका कहलाती है। कंटिकाओं की जो संरचना होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टलों से होती है, किंतु सोलास ने बताया कि ये कैल्साइट का एक ग्रुप है। इन कंटिकाओं को गुणात्मक विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि इनकी रचना में कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा मैग्नीशियम और सोडियम सल्फेट और जल भी पाया जाता है। अब कंटिकाओं का विकास मैंने आपको बता ही दिया कि कंटिकाओं का विकास विशिष्ट प्रकार की अमीबोसाइट कोशिकाओं के द्वारा होता है। इन अमीबोसाइट कोशिकाओं को स्क्लेरोब्लास्ट कहा जाता है। मिचिन ने 1896 और 1898 में स्क्लेरोब्लास्ट की व्युत्पत्ति पिनेकोडर्म कोशिका से बताई है। एकाक्ष कंटिका के लिए स्क्लेरोब्लास्ट विभाजित होकर के 2 कंटिका कोशिका कहलाती है। 2 कंटिका कोशिका में से एक फाउंडर सेल और थिकनर सेल बनती है। थिकनर सेल इसकी लंबाई की वृद्धि में उत्तरदायी होती है। पहली कोशिका इसकी लंबाई। यदि ट्राइएक्सोन कंटिका का निर्माण होता है तो 3 स्क्लेरोब्लास्ट का समूह साथ में भाग लेता है, 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, 6 कोशिकाओं का निर्माण करता है और जिक्सम चतुहरीय कंटिका या त्रिअक्षीय कंटिका के भांति जोड़ करके चौथी एक्सिस में विकसित हो जाती है। कंटिकाओं की व्यवस्था यदि हम देखें तो साइपा के शरीर में कंटिकाओं के पाए जाने की विधि एक लाक्षणिक है। जो मोनोएक्सोन लंबी लंबे आकार की होती है वो ऑस्क्यूलर के चारों ओर उपस्थित होकर के ऑस्क्यूलर फ्रिंज का निर्माण करती है। जो टी आकार की होती है वो ऑस्क्यूलम की परिधि का निर्माण करती है। इसके अलावा मोनोएक्सोन कंटिका आर्य नालों के समांतर होती है। शरीर के छत्ते पर छोटे छोटे कांटों के रूप में स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ट्राइएक्सोन स्पिक्यूल्स जो अधिकतर रेडियल केनास में पाई जाती है, जिसकी एक रश्मि बाहर की ओर दृष्ट होती है। और टेट्राएक्सोन्स जो होते हैं कंटिकाओं के साथ साथ ट्राइएक्सोन्स भी पाई जाती है। अब हम इसके फिजियोलॉजी को देखेंगे तो सबसे पहले गति आती है। चूँकि साइपा एक स्थान पर रहने वाला स्थानबद्ध जंतु है, एक स्थान से दूसरे स्थानों पर गमन करने के लिए इसमें चलन अंगों का अभाव होता है। ये आधार तल से चिपका हुआ रहता है और वहीं पर स्थानबद्ध जीवन व्यतीत करता है। लेकिन इसकी संकुचनशील कोशिकाओं के कारण मंद संकुचनशील गतियाँ होती है। इसके शरीर की जो बाह्यतम पिनेकोडर्म होती है वह संकुचित होती है और उसकी कोशिकाओं में संकुचन के कारण ही इनमें संकुचनशील गति पाई जाती है। बॉन्ड ने 1998 में एक अध्ययन के आधार पर बताया कि स्पंजियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति क्रिया उपस्थित होती है। इस गति के कारण इसमें पाई जाने वाली अमीबोसाइट कोशिकाएं हैं। ये अमीबोसाइट कोशिकाएं रेंग कर या खिसक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। लेकिन इस प्रकार में कुछ अमीबोसाइट्स कोशिकाएं उसके सबसेटम वाले स्थान पर टूट कर रह जाती है, जो स्वयं गति कर बाद में पुनः मात्र स्पंज तक पहुंच जाती है। स्पंजिनों में प्रचलन शत्रुओं से शीघ्र बचाकर भागने के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं होता है, इसीलिए स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो इसकी सुरक्षा का कार्य करने का काम करते हैं। बॉन्ड के शब्दों में कहा जाता है कि स्पंज जो होता है एक चैंपियन चालक है और नियमित 4 मिलीमीटर प्रतिदिन के हिसाब से गति करता रहता है। अब इसमें वाटर का परिभ्रमण, वाटर सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें पाई जाने वाली छिल्ली, तो इसमें अनेक छिद्र होते हैं जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। ओस्टिया जो है अंदर की ओर नालों में, अंतर्वाही नालों में खुलता है। अंतर्वाही नालों आगम द्वारों द्वारा अरीय नालों में खुलता है। अरीय नालों जो है निर्गम द्वारों या अपद्वार के द्वारा स्पंज गुहा में खुलता है और स्पंज गुहा ऑस्क्यूलम के द्वारा शरीर के बाहर की ओर खुल जाती है। ओस्टिया में ये पूरे के पूरा जो नाल तंत्र है, इस नाल तंत्र में जल का परिवहन कोइनोसाइट कोशिका के कसाब के स्पंदन के कारण होता है। कसाबों की स्पंदन क्रिया असमन्वित ढंग से होती है। इस स्पंदन के आधार पर धीरे धीरे जल जो खिसकता है और खिसक कर ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर निकलता है। स्पंदन बाहर की ओर अधिक बलिष्ठ या तीव्र होता है। ओस्टिया का आकार, ओस्टिया के प्रसारण और सिकुड़ने से स्पंज के शरीर में जल प्रवाह की दर को अधिक या कम किया जा सकता है। नाल तंत्र के भिन्न भिन्न स्थानों में जल प्रवाह की दर भिन्न भिन्न होती है। अरीय नालों में जल प्रवाह की दर सबसे मंद होती है। स्पंज में जल परिभ्रमण के कारण ही पोषण, संवहन, उत्सर्जन और जनन में सहायता मिलती है। साइफा में पोषण,
साइपा एक फिल्टर फीडर प्राणी है। जल की धारा उत्पन्न होती है कोइनोसाइट कोशिकाओं के स्पंदन के कारण। इस जल की धारा के साथ बहकर आए छोटे छोटे जीव, प्लैंक्टन्स और कार्बनिक कणों को यह साइपा खाने का कार्य करता है। भोज्य पदार्थ के कण जल की धारा के साथ औषधियों के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। कसाबी कक्षों के अंदर ये भोज्य पदार्थ के कण कॉलर कोशिका के जो कूटपाद होते हैं उनमें यह कॉलर कोशिका के कॉलरों के संपर्क में आ जाता है तो भोजन के कण कालरों के साथ में चिपक जाता है। इन्हीं माइक्रोबोलाई में भोजन के कणों को फंसाने के लिए छन्ने की भांति कार्य करते हैं। विलाई में फंसे हुए भोजन के कण धीरे धीरे आधार की ओर गति करते हैं और अंत में कोशिका कोइनोसाइट कोशिका अपने कालर के आधार पर पहुंचने पर इन कणों को कूटपाट के द्वारा अंदर की ओर निगल लेती है। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। ये कोइनोसाइट सेल्स का फ्लैजेलम जिसके स्पंदन के कारण जल की धारा उत्पन्न हुई। जल की धारा के साथ फूड का पार्टिकल बह कर के आया। इस फूड के पार्टिकल को यह कूटपाद है माइक्रोविलाई इसमें फंसा दिया गया है। धीरे धीरे इस सबस्ट्रेटम की ओर नीचे की ओर इसके अंदर गमन करता है। फिर कोइनोसाइट्स कोशिका कूटपाद बनाकर इसको अपने अंदर की ओर ले लेती है। कोइनोसाइट्स कोशिका में ही फूड वेक्यूल का निर्माण होता है और फूड वेक्यूल का निर्माण करने के पश्चात पहले इसका अम्लीय माध्यम में और फिर क्षारीय माध्यम में पाचन हो जाता है। जो अपचित आधा पचा हुआ अपचित भाग है उसको अमीबोसाइट कोशिकाओं को दे दिया जाता है। अमीबोसाइट कोशिका इसके मेसेनकाइम या मेसोहाइल में पाई जाती है। ये अमीबोसाइट कोशिका इस भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन कर लेती है। पूर्ण रूपेण पाचन कर जाने के पश्चात यह जो इकट्ठा पदार्थ है पचित भोज्य पदार्थ को एकत्रित किया जाता है और जिन कोशिकाओं में इनको ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित किया जाता है वो कोशिकाएं थिसोसाइट सेल्स कहलाती है। स्पंजों में पाचक एंजाइम, प्रोटीन, स्टार्च और वसा को पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोज्य पदार्थों को पाचन करने का कार्य करते हैं। रिस्विंग 1971 में बताया कि एक स्पंज के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले संपूर्ण कणों में से 80% कार्बनिक पदार्थों के पार्टिकल होते हैं। शेष 20% इसमें जीवाणु, डायनो, फ्लैजेलेट्स और प्लैंक्टन्स होते हैं। विल्सफेल ने 1976 में अपनी खोज के आधार पर बताया कि जो भोजन के कण 5.50 म्यू आकार के होते हैं वो इनकलेंट या इनहेलेंट पाथवे के स्तर में कोशिकाओं के द्वारा भक्षण कर लिए जाते हैं और जो कण 5 म्यू के परिणाम के होते हैं 5 म्यू या उससे कम परिमाण के होते हैं वे कोइनोसाइट्स के द्वारा निगल लिए जाते हैं। तो कूटपाद में अटकने वाले 5.50 म्यू परिणाम के होते हैं लेकिन 5 म्यू से छोटे आकार के कण जो है डायरेक्ट कोइनोसाइट्स कोशिका अमीबोसाइट्स और कोइनोसाइट्स के द्वारा भोजन कणों को पाचन करके स्थापित करने का कार्य किया जाता है। अमीबोसाइट्स भोजन को पचाने का मुख्य स्थल होती है। वेस्लेट और उसके साथियों ने 1998 में बताया कि स्पंजों में परिडेशन और सीधे सहभोजी सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा होता है। ये पाइनोसाइटोसिस के द्वारा भी कार्बनिक पदार्थ को लेने का कार्य करते हैं। श्वसन की क्रिया, श्वसन के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग इसमें नहीं पाए जाते हैं क्योंकि साइपा या साइकन जल में रहने वाला जंतु है। जल में विसरण की क्रिया के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को साइकन के शरीर में ले जाया जाता है और मेटाबॉलिज्म की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित अणुओं का ऑक्सीकरण करने का कार्य ऑक्सीजन करती है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा एटीपी में निहित होती है और ये एटीपी जो है अन्य कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। उत्सर्जन क्रिया के लिए भी कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं किंतु नाइट्रोजनस पदार्थों के उपापचयन के फलस्वरूप में नाइट्रोजन जो उत्पन्न होती है वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है और अमोनिया विसरण की क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आती है इसके तंत्रिका तंत्री। स्पंजों में तंत्रिका संवेदी कोशिकाओं का अभाव होता है इसलिए स्पंज किसी भी उद्दीपन के प्रति संगठित प्रक्रिया करने में असमर्थ होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक कोशिका जो होती है वो संवेदनशील होती है लेकिन सब कोशिकाएं अलग अलग क्रिया करती है। तंत्रिका तंत्र के अभाव में संपूर्ण शरीर में समन्वित क्रिया नहीं होती है। कुछ उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उदाहरण से जैसे कि जल से बाहर निकाला जाता है तो इसकी फीडिंग जो करंट है जल की अंशनकारी धारा को रोक दी जाती है, इसका शरीर सिकुड़ जाता है। ऑस्टिया और ऑस्पिलम के चारों ओर संकुचनशील कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें मायोसाइट सेल्स कहते हैं। इन मायोसाइट सेल्स में छिद्रों को बंद करने और खोलने की क्षमता पाई जाती है।
इनों के अंदर आवेगों के संचालन की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए प्रकाश, स्पर्श या रासायनिक पदार्थ या रासायनिक उद्दीपनों के प्रति इसकी प्रतिक्रिया बहुत मंद होती है। ऑस्कुलन की संचालन क्षमता क्षमता अधिक होती है। ओ ट्यूजेट और एम पावेंस की सिकेटिन ने क्रमशः 1953 और 55 में सलस्म कोशिकाओं का तंत्रिकी कार्य के बारे में बताया है कि इसमें कुछ कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं की भांति क्रिया करती है और कोइनोसाइट्स, पिंडकोसाइट्स और मायोसाइट्स को साथ जोड़ने के लिए एक डिफ्यूज तंत्रिका जालिका का निर्माण करती है। ये तंत्रिका कोशिकाएं उद्दीपकों को ग्रहण करने और संचालन करने का कार्य करती है। इसको इस माध्यम चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि मायोसाइट्स कोशिका है, इसमें न्यूरॉन है, न्यूरॉन के प्रोसेसेस के माध्यम से ये कोइनोसाइट्स कोशिका के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और इधर ये पिंडकोसाइट्स कोशिकाओं के द्वारा कोशिकाओं से जुड़ा होता है। तंत्रिका आवेदों को प्राप्त करने के लिए प्रचलित संभावित विधि के द्वारा इस चित्र के माध्यम से इसको प्रकट कर रखा है। अब बात आती है साइफा के प्रजनन की। तो साइफा में अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही विधियों से प्रजनन होता है। अलैंगिक विधि के द्वारा जो प्रजनन होता है उसको मुकुलन कहा जाता है। बडिंग के आधार पर साइफा का सिलेंडर के नीचे वाले पोर्शन से एक आउटग्रोथ की उत्पत्ति होती है या एक मुकुल या बड का निर्माण होता है। ये कलिका धीरे धीरे बड़ी होती है और इसके स्वतंत्र सिरे पर ऑस्क्यूलम बन जाता है। जब मुकुल पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर लेती है तो मातृ प्राणी से टूट कर अलग हो जाती है और एक नए प्राणी को जन्म देती है और आधार तल से चिपक करके नए स्पंज का निर्माण करने का कार्य करती है। इस प्रकार इस साइफा में अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के लिए इसमें उभयलिंगी जंतु होता है, मोनोसियस जंतु होता है। इसमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है कि ओवम का निर्माण पहले की ओर होता है। इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है लेकिन विशेष प्रकार के जनन अंगों का अभाव होता है। नर जनन अंग की कोशिकाएं शुक्राणु कहलाती है और मादा जनन कोशिकाएं अंडाणु नामक युग्मक का निर्माण करती है। शुक्राणु और अंडाणु मीसेनकाइम में होता है। इन शुक्राणु अंडाणु का विकास भी अविभेदित अमीबोसाइट्स या आर्कियोसाइट्स कोशिकाओं के द्वारा होती है। इनका विकास कोइनोसाइट्स कोशिकाओं के द्वारा भी हो सकता है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है वो स्पर्म मदर सेल में होती है या स्पर्मेटोगोनिया में होती है। स्पर्मेटोगोनियम एक कोशिका वृद्धि या अंडा जो करीब बड़ी आकार की कोशिका या आर्कियोसाइट भी कोशिका इस कोशिका को कहता है, बड़े आकार की हो जाती है। और स्पर्मेटोगोनियम को घेटनबाई ने इसको स्पर्मेटोगोनियम एक रूपांतरित कोइनोसाइट कोशिका बताते हुए बताया कि कोइनोसाइट की जो कोशिका होती है उसके चारों ओर आवरण पाया जाता है और कोइनोसाइट कोशिका से जब स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजुआ का निर्माण होता है तो ये कसाबित प्रकोष्ठ जो होता है कोइनोसाइट्स कोशिका पूर्ण रूप से एक शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद स्पर्मेटोगोनियम बनने के बाद ये एक या अधिक चपटी प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा इसके ऊपर कवर सेल्स पाई जाती है जिसे स्पर्मेटोसिस्ट कहा जाता है। यह आवरण कोशिकाएं स्पर्म मदर सेल को विभाजन द्वारा और अन्य अमीबोसाइट से बनाती है। स्पर्मेटोगोनियम में 2 या 3 विभाजन होते हैं जिससे स्पर्मेटोसाइट्स बनती है और स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजुआ का निर्माण होता है। एक स्पर्मेटोजुआ में एक स्पष्ट गोल सिर होता है, तरंगशील पूंछ होती है और इसमें लैसिंग मूवमेंट्स के द्वारा यह शुक्राणु जल में तैर कर अन्य स्पंजों के अंदर पहुंचता है। इसी तरह से oogenesis या अंडाणु जनन में अंडाणु मात्र कोशिका में होता है। इसलिए अंडाणु मात्र कोशिका का केंद्रक बड़े आकार का होता है, इसे आर्कियोसाइट्स कहते हैं। इसका निर्माण कभी कभी कोइनोसाइट्स के परिवर्तित होने से भी होता है। इनमें कुछ मात्रा में भोजन संचित हो जाता है और कसाब नष्ट हो जाता है और वे मेसेनकाइम में पहुंच जाती है। तो यह कभी कभी अंडा कोशिका का निर्माण अमीबोसाइट्स के समान गति करता हुआ अन्य कोशिकाओं जैसे अमीबोसाइट्स या विशेष प्रकार की नर्स कोशिकाओं या ट्रोफिक सेल्स जो होता है ट्रोपोसाइट्स को खाकर वृद्धि कर देता है। 2 मैच्योरेशन डिवीजन के पश्चात ये ओवम में चला जाता है, ओवम बन जाता है और स्पंज की अरिय नाल में भित्ति में स्थापित हो जाता है। एक किसी दूसरे स्पंज के आय शुक्राणु के द्वारा निषेचित होने को तैयार हो जाता है। निषेचन साइफा में आंतरिक या पर निषेचन पाया जाता है। अंडाणु में मेसेनकाइम में यह निषेचन की क्रिया होती है। एक स्पंज का शुक्राणु किसी दूसरे स्पंज के अंदर जल की धारा के साथ प्रवेश करते हैं और अंडाणु का निषेचन वहीं पे होता है। निषेचन की प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण होती है।
सभी स्पंजों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में शुक्राणु पहले परिपक्व अंडाणु की बगल में जाता है और एक कोइनोसाइट्स कोशिका में प्रवेश कर जाता है। जिस कोइनोसाइट कोशिका में शुक्राणु प्रवेश करता है वहाँ पर इस शुक्राणु की पूंछ समाप्त हो जाती है और कोइनोसाइट्स कोशिका के कॉलर और कसाब छोड़ करके कोइनोसाइट कोशिका में भी अमीबाब आकार की हो जाती है। अब इस कोशिका को कैरियर सेल्स कहा जाता है, जो नर्स सेल्स कहा जाता है, जो इसे पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये नर्स कोशिका अंडाणु की बाहरी सतह के संपर्क वाले स्थान पर एक डिप्रेशन या अंतर्वलन बन जाता है, जिसके माध्यम से इस कैरियर सेल को अंदर की ओर ग्रहण कर लिया जाता है। संपूर्ण जिसमें शुक्राणु का सिर होता है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन गैटनबाई कहता है कि अन्यों के अनुसार वह कोशिका भी अंडाणु के साथ संलग्नित हो जाती है, क्यों ड्यूबोस्क और ट्यूजेट के अनुसार अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश करने के पश्चात यह पृथक हो जाती है। शुक्राणु के सिर और अंडाणु के संलग्न के फलस्वरूप जो है जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंट ऑफ साइफा के नाम से पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट में सबसे पहले प्रारंभिक भ्रूण की आएगी। प्रारंभिक भ्रूण की में सबसे पहले क्लीवेज होएगा। क्लीवेज के पश्चात इसमें जो लार्वा बनेगा उसको हम स्टोमोब्लास्टुला कहेंगे। पहले क्लीवेज को देख लेते हैं। जाइगोट या का निर्माण के पश्चात जिसे हम निषेचित अंड कहते हैं, वह मात्र कोशिका की मेसेनकाइम में इसका परिवर्तन आरंभ हो जाता है। इसमें समान और पूर्णबंजी होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। पहले 3 क्लीवेज ऊर्ध्वाधर होते हैं, जिसके फलस्वरूप 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 प्रकार के ब्लास्टोमियर बन जाते हैं। लेकिन चौथा विभाजन इसमें हॉरिजॉन्टल होता है, जिससे इन 8 कोशिकाओं के 2 टीयर्स बन जाते हैं। 16 कोशिका खंड बनता है, जो 8 कोशिकाएं नीचे की ओर जाती है, 8 कोशिकाएं ऊपर की ओर जाती है। जो नीचे के ओर के सोपान की 8 कोशिकाएं होती है वो बड़े आकार की कोशिकाओं को निर्माण करती है, तो इनको मैक्रोमियर्स कहते हैं। और ऊपर के आकार की कोशिकाएं जो पिनिकोडर्म का निर्माण करती है और ये छोटे आकार की होती है, इसलिए इनको माइक्रोमियर्स कहा जाता है। अब ये कोशिकाएं कोइनोडर्म स्तन का निर्माण करती है। वृत्त खंडों का विभाजन कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन कुछ गोलीय आकार धारण कर लेती है। लघु खंडों में तेजी से समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार अनेक लघु खंड बन जाते हैं, जिसके अंदर की ओर एक कैविटी बन जाती है, जो कि ब्लास्टोसील कहलाती है। इस अवस्था को ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। ब्लास्टुला अवस्था के अंदर दोनों सोपानों में जो ब्लास्टोसील बन जाती है, ड्यूबोस्क और ट्यूजेट ने इसको स्टोमोब्लास्टुला भी कहा है। यदि स्टोमोब्लास्टुला को देखें तो उसका डायग्राम इस प्रकार से होता है। ये जाइगोट है, 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4 कोशिकाएं, 4 से 8 कोशिकाएं जब बनी है। 8 कोशिका में हॉरिजॉन्टल विभाजन हो गया तो ऊपर की कोशिकाएं माइक्रोमियर्स बन गई, नीचे की 8 जो कोशिकाएं होती है मैक्रोमियर्स बनती। माइक्रोमियर्स में विभाजन तीव्र गति से हुआ, तीव्र गति से होने का इसकी संख्या अधिक होगी और इसका सिरा जो फ्लैजेलेटेड हो गया। और नीचे वाली कोशिकाओं में विभाजन धीरे से हुआ, ये बराबर संख्या रहेगी। इस प्रकार का जो बना वो हमारे स्टोमोब्लास्टुला, इसमें फिर कैविटी बन गई, ये स्टोमोब्लास्टुला कहलाता है। एम्फिब्लास्टुला के एक सिरे पर सीलिया पाए जाते हैं, दूसरे पर नहीं पाए जाते, इसको एम्फीब्लास्टुला भी कहा जाता है। स्टोमोब्लास्टुला की अवस्था में एक भाग में छोटे छोटे लंबे माइक्रोमियर्स पाए जाते हैं, कसाबयुक्त, दूसरे भाग में वृत्त मैक्रोमियर बंधे होते हैं। ये मुख के द्वारा बाहर की ओर खुलता है और मुख का उपयोग चारों ओर की अमीबोसाइट कोशिकाओं को भक्षण करने के लिए कहा जाता है। अब इसकी आ जाती है सेकंड स्टेज, जो लार्वा अवस्था रहती है। उसमें 2 लार्वा अवस्था है, इसको एम्फीब्लास्टुला लार्वा अवस्था और उसके बाद गैस्ट्रुला अवस्था आ जाएगी। एम्फीब्लास्टुला लार्वा के इसलिए कहा जाता है कि स्टोमोब्लास्टो में इन्वर्सन की क्रिया होती है और अंदर का भाग उलट करके मुख के मार से उलटकर बाहर निकलता है। इसकी संरचना वोल्वोक्स की जैसी होती है। भाई ठीक हो? नहीं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। गणपत ठीक है? ठीक है, चलो मैं आ रही हूँ। स्टोमोब्लास्टुला में इन्वर्सन की क्रिया के द्वारा अंदर का भाग उलटकर बाहर निकल जाता है। इसे वॉल्वोक्स की भांति कसाब बाहर आ जाते हैं। इसे एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहा जाता है। इसके आधे भाग में कसाब होते हैं, आधा भाग अकसाबित होता है। कसाबित कोशिका के जो खंड होते हैं वो लघु आकार के होते हैं और सक्रिय होते हैं, जबकि अकसाबित वाले कोशिकाएं बड़े बड़े आकार के होते हैं। उनकी संख्या में 8 होती है, जो पिछले भाग का निर्माण करती है। इस प्रकार का जो ब्लास्टुला वो एम्फीब्लास्टुला लार्वा अपने मात्र मेसेनकाइम में नहीं रुक पाता है और मेसेनकाइम से अलग होकर के ये
स्पंज गुहा में आ जाता है और जल की धारा के साथ बह करके बाहर निकल जाता है। एम्फीब्लास्टुला जो होता है कुछ समय तक स्वतंत्रतापूर्वक जल में तैरता रहता है। तैरते समय इसका जो कसाब कोशिकाओं वाला सिरा है वो आगे की ओर रहता है और शेष सिरा पीछे की ओर रहता है। इस प्रकार इसके पश्चात इसमें गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन में गैस्ट्रुला भवन की क्रिया होती है। गैस्ट्रुला भवन की अवस्था में वृत्त खंडों से में लघु खंडों की अपेक्षा तेजी से विभाजन होता है। अब ये लार्वे के कसाबित अर्धांश भाग का और धंसता जाता है। अंत में कणिका में अकसाबित भाग जो है अर्धांश को ढक लेता है और द्योरी भित्ति का गैस्ट्रुला बन जाता है, जिसके निचले भाग पर ब्लास्टोपोर पाया जाता है। अब पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है वुलाकॉट और हेडफिल्ड्स ने एक अध्ययन के आधार पर 1996 में प्रदर्शित किया कि केसी और सीजियम क्लोराइड स्पंजों के कार्यान्तर को प्रेरित करने का कार्य करते हैं, लेकिन इसकी क्रियाविधि अभी एक रहस्य बनी हुई है। समुद्री जल में स्वतंत्रतापूर्वक तैरता हुआ एम्फीब्लास्टुला लार्वा अपने कोरक तंत्र वाले सिरे को आधार तल पर रखकर चिपक जाता है। इसके दूरस्थ सिरे पर एक बेलन के रूप में ये लंबा बढ़ने लगता है और इसके दूरस्थ सिरे पर ऑस्क्यूलम बन जाता है। बेलन की भित्ति में अनेक छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं जिन्हें ओस्टिया कहा जाता है। कणिका में अकसाबित बाहरी कोशिकाएं एक्सोपिनिकोडर्म का निर्माण करती है, स्क्लेरोब्लास्ट और पोरोसाइट्स को बनाती है। अंदर की कसाबित कोशिकाएं कोइनोडर्म का विकास होने के कारण कोइनोसाइट्स का निर्माण करती है। यह आद्य कोशिकाएं आर्कियोसाइट्स अमीबोसाइट्स बन जाती है। जिलेटिनस एकोसिकीय मेसेंकाइम कोशिकाओं के भ्रूण स्त्रोत से इसकी उत्पत्ति होती है। अब ये शिशु जो साइपा अवस्था है ये ओलिंथस अवस्था कहलाती है। ओलिंथस अवस्था में इसका नाल तंत्र एस्कोन प्रकार का या ल्यूकोसोनेलिया के समान होता है। साइपा ओलिंथस अवस्था की जो भित्ति होती है फिर उसमें वल्लन बनने लगता है तो अरीय नालों और अंतर्वाही नालों का निर्माण होता है। इस प्रकार ये साइकोनोड स्पंज की उत्पत्ति ओलिंथस अवस्था के लिए साइपा से होती है। अरीय नालें शिशु स्पंज के मध्य भाग में पहले बनना आरंभ होती है, फिर किनारों की ओर बनती है, ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि करती है। यह प्रसाबित कोइनोसाइट्स कोशिका अरीय नालों तक स्थानांतरित हो जाती है और सिर की भित्ति की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ये अधिक शाखा निकलने से विभेदीकरण के पश्चात एक संपूर्ण साइपा की कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। इसको इस डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। हम और देख सकते हैं, यहाँ तक स्टोमोब्लास्टुला तक हमने ब्लास्टोसिल तक देख लिया था। स्टोमोब्लास्टुला के पश्चात ये अब यहाँ पर के जो बड़े आकार की मैक्रोमियर्स जो सेल्स थी, मैक्रोमियर्स कोशिकाओं में तेजी से विभाजन होता है। तो ये मैक्रोमियर्स कोशिकाएं जो होती है ये उल्टा हो जाता है और मैक्रोमियर्स कोशिकाएं इन माइक्रोमियर्स के कसाबित अंड को ढक लेती है और पूरा का पूरा ढक करके इसके नीचे की ओर ये जो अपर्चर है ये अपर्चर नीचे रह जाता है और इस पर ब्लास्टोपोर नीचे हो जाता है और इस प्रकार ढक करके कंप्लीट हो जाता है। अब ये एक जो कलिका की समान संरचना हो गई, इसे किसी सबसेटम पर चिपक जाती है ब्लास्टोपोर के माध्यम से और इधर वाले भाग में वृद्धि करती है और इसके दूरस्थ सिरे पर अब एक ऑस्क्यूलम का निर्माण हो जाता है दूरस्थ सिरे पर। तो अब ये प्रकार के जो है स्पंज बना, इस स्पंज में सल्तम प्रकार का नाल तंत्र यानी ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। अब जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसकी बीते वाली भित्ति में अरीय और अंतर्वाही नालों का निर्माण पहले होने लगता है और फिर दूरस्थ सिरे के और रेडियल अरीय नालों का निर्माण होता है और फिर ये साइकोनोइड जो है स्पंज में परिवर्तित हो जाता है। दूरस्थ सिरे पर इसके ऑस्क्यूलम होता है और ये वाला भाग इसके बेसल या सबसेटम से जुड़ा होता है। इस प्रकार एक स्पंज की परिवर्तन होता है। ये साइपा का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हुआ।